आपने नोटिस किया होगा कि हम रिसेंटली मिनरल्स पे काफी फोकस कर रहे हैं। हमने रिसेंटली ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आज कोल पे फोकस करेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या बीसीसीएल पब्लिक मार्केट्स एंटर करने वाला है। इसका आईपीओ 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा। आज के इस वीडियो में हम कोकिंग कोल का स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये स्पेशल और नॉर्मल कोल से ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है। हम ये भी देखेंगे कि बीसीसीएल की स्टोरी कॉन्ट्रडिक्शन से क्यों भरी है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल या थर्मल कोल और कोकिंग कोल के बीच का डिफरेंस समझते हैं। कोल का हर टाइप इक्वल नहीं होता। ब्रॉडली कोल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल कोल, इसे स्टीम या नॉन कोकिंग कोल भी कहा जाता है। दूसरा होता है कोकिंग कोल, इसे मेट या मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। थर्मल कोल को स्टेडिली जलने और सफिशिएंट हीट देने के लिए यूज और वैल्यू किया जाता है। ज़्यादातर पावर प्लांट्स इसी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये ज़्यादा ऐश इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर टॉलरेट कर सकता है। कोकिंग कोल का यूज कोक बनाने के लिए होता है और इसका यूज स्टील प्रोडक्शन में होता है। जब कोकिंग कोल को हवा के बिना जलाया जाता है तो ये नॉर्मल कोल जैसे जल नहीं जाता, बल्कि ये सॉफ्ट होता है, फूलता है और फिर एक पोरस कार्बन रिच सॉलिड में बदल जाता है। इसे कोक कहते हैं। ये कोक ब्लास्ट फर्नेसेस के लिए ज़रूरी फ्यूल होता है और इसका यूज़ आयरन और स्टील बनाने में किया जाता है। एक्सट्रीम गर्मी में जल के ये फर्नेसेस आयरन ओर में बहुत सारा ऑक्सीजन खींच लेते हैं और ये आयरन ऑक्साइड को पिघले आयरन में बदल देता है। तो आसान शब्दों में थर्मल कोल से हमारे घरों को पावर मिलता है और कोकिंग कोल हमारे घरों को बनाने में मदद करता है। वैसे कोकिंग कोल थर्मल कोल से बहुत महंगा होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। जैसे जियोलॉजिकली बहुत कम कोल के टाइप्स से सही कोल की वैरायटी मिलती है जिसमें हाई कार्बन, लो इम्प्योरिटीज और कोक बनाने के लिए ज़रूरी केकिंग एबिलिटी हो। इस टाइप का कोल ढूंढना आसान नहीं है। और तो और ब्लास्ट फर्नेसेस में बिना कोक के स्टील नहीं बन सकता। ग्लोबल स्टील आउटपुट का 70% इसी तरीके से बनता है। इस कमी और ज़रूरत के कारण कोकिंग कोल की वैल्यू बढ़ जाती है। हर साल इंडिया दुनिया के कोल का 10% से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। वॉल्यूम के बेसिस पे ये दुनिया के टॉप कोल प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर थर्मल कोल है। ये हमारे पावर प्लांट्स के लिए अच्छा है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के लिए नहीं। और तो और इंडिया में जो कोकिंग कोल के रिजर्व्स हैं भी, उसका एक बड़ा हिस्सा लो ग्रेड है। मतलब इसका ऐश कंटेंट हाई होता है और इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो स्टील मेकिंग के लिए सही नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के स्टील मिल्स को बहुत सारे हाई ग्रेड कुकिंग कोल की ज़रूरत है जो इंडिया में नहीं मिलता। इंडियन कोल से स्टील बनाने लायक कोक पाने के लिए माइनर्स को कोल वॉश करना पड़ता है। मतलब इसे प्रोसेस और साफ करना पड़ता है ताकि इसका ऐश कम हो। ब्लास्ट फर्नेसेस वॉश्ड कोकिंग कोल का यूज़ करते हैं और इसीलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। लेकिन इंडिया का वॉशिंग कैपेसिटी और इसका यूटिलाइजेशन हमेशा से ही लो रहा है और डोमेस्टिक कोकिंग कोल में कई बार वॉशिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा ऐश रह जाता है। इसीलिए इंडिया के स्टील प्रोड्यूसर्स को कई मिलियन टन हाई ग्रेड कोकिंग कोल फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है, भले ही हमारे पास माइन टनेज के हिसाब से कोकिंग कोल का सरप्लस हो। और यहीं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड स्टोरी में एंटर करता है। धनबाद में हेडक्वार्टर्ड बीसीसीएल कोल इंडिया का एक सब्सिडियरी है और जैसा मैंने बताया, ये इंडिया का सबसे बड़ा कोकिंग कोल प्रोड्यूसर भी है। अगर कोई कंपनी इंडिया का कोकिंग कोल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर सकती है तो वो ये है। ये इंडिया के मिशन कोकिंग कोल से और आसान हो सकता है, जो इंपोर्ट्स पे रिलायंस कम करना चाहता है। ये मिशन बीसीसीएल के प्लांट्स को अपग्रेड करने का प्लान भी करता है। बीसीसीएल रॉ कोकिंग कोल और थोड़ा वॉश्ड कोल दोनों प्रोड्यूस करता है। ये झारखंड में झरिया कोल फील्ड और वेस्ट बंगाल में रानीगंज जैसे प्राइम कोकिंग कोल रिच रीजन्स में ऑपरेट करता है। कंपनी इंडिया के कोकिंग कोल प्रोडक्शन में 58.5% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन टॉप कोकिंग कोल माइनर होने के बावजूद बीसीसीएल के कोल का मेजॉरिटी स्टील मेकिंग में यूज नहीं होता। लेकिन ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। बीसीसीएल के कोल में इतना ज़्यादा ऐश कंटेंट होता है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा स्टील प्रोडक्शन में यूज नहीं हो सकता, बल्कि इसका ज़्यादातर हिस्सा थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स को बेचा जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में बीसीसीएल के कोल का लगभग 78.5% पावर सेक्टर को गया और सिर्फ 2.5% स्टील प्लांट्स को गया। मतलब कोकिंग कोल बिजनेस में होने के बावजूद बीसीसीएल के आउटपुट का 3/4 हिस्सा मार्केट में थर्मल कोल की तरह यूज होता है। नेचुरली इसके कारण कंपनी हायर ग्रेड कोकिंग कोल से कम पैसे भी कमाती है
और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि बीसीसीएल के नंबर्स कैसे हैं। देखो दोस्तों, कोल माइनिंग एक साइक्लिकल बिजनेस है और बीसीसीएल के फाइनेंसेस इसे बहुत अच्छे से दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साल था। रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के कारण सप्लाई डिस्टर्ब हुआ और 2022-23 में कोकिंग कोल प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस तक पहुंच गए। इससे बीसीसीएल का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़े। कंपनी ने 1564 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जिससे पिछले कुछ सालों के लॉसेस कवर हो गए। लेकिन एक रोलर कोस्टर की तरह ही जो ऊपर जाता है वो बहुत तेजी से नीचे भी आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 तक जब कोल प्राइसेस वापस कम होने लगे तो बीसीसीएल के अर्निंग्स भी वीक हुए। कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 21% कम हुए और 1240 करोड़ रुपीस तक पहुंचे। कंपनी का इबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 के डबल डिजिट से फाइनेंशियल ईयर 25 तक लोअर लेवल्स तक गिर गया। हम थोड़ी देर में इसका कारण भी समझेंगे। एक और ध्यान देने की बात यह है कि कंपनी का कोल प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम नहीं हुआ, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में थोड़ा कम हुआ। मतलब कंपनी का रियलाइजेशन पर टन कम हुआ था। और जब ग्लोबल प्राइसेस एक स्पाइक के बाद नॉर्मल होते हैं तब ऐसा होता भी है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने मिला। इस पीरियड में बीसीसीएल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिगड़ गया। कंपनी का हाफ ईयर रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर लगभग 17% कम हुआ। एबिटा ईयर ऑन ईयर 1373 करोड़ रुपीस से बस 459 करोड़ रुपीस तक गिर गया। मतलब साल भर में कंपनी का प्रॉफिट 70% से ज्यादा गिर गया। तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है? कंपनी की स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है। बीसीसीएल लेबर हेवी इन हाउस ऑपरेशन से आउटसोर्स मॉडल पे शिफ्ट कर रहा है। कंपनी के कई हजार एम्प्लॉइज हैं। हिस्टोरिकली कोल माइनिंग का मतलब एक बड़ा वर्कफोर्स होता था, लेकिन बीसीसीएल में एम्प्लॉइज का हेडकाउंट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 के 38,000 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक 32,000 तक ये कम हो गया है। साथ ही साथ बीसीसीएल अपने माइंस में कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स और ऑपरेटर्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स्ट्रा बर्डन कम कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 तक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस कंपनी के टोटल इनकम के 30% तक बढ़ गए। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 18% था। मैनेजमेंट ने कैंडिडली एक्सेप्ट किया कि ये कोल प्रोडक्शन के हाई आउटसोर्सिंग और ओवरबर्डन रिमूवल के कारण हुआ है। इनफैक्ट बीसीसीएल के कोल आउटपुट का 84% कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं बल्कि आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स माइन करते हैं। कंपनी के एम्प्लॉइज का एक्चुअल डिगिंग और हॉलिंग में बहुत कम रोल है। इससे कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन इसके कारण कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। जब आउटसोर्सिंग इतना ज्यादा हो तो कॉस्ट वॉल्यूम और इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को पर टन पेमेंट मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोल प्राइसेस कम होते हैं तो कंपनी बिना प्रोडक्शन और मार्जिन्स पे प्रेशर डाले इन कॉस्ट्स को कम नहीं कर सकती। बीसीसीएल के साथ फाइनेंशियल ईयर 25 में यही हुआ था। कंपनी के रेवेन्यूज कम हुए लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट्स बढ़े, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ा। बीसीसीएल के फाइनेंसेस का एक और बड़ा प्रॉब्लम है इसका डेट। सितंबर 30, 2025 तक बीसीसीएल के कंटिंजेंट लायबिलिटीज लगभग 3,599 करोड़ रुपीस के थे। ये कंपनी के नेटवर्थ का लगभग 62% है। अब हर कंटिंजेंट लायबिलिटी कंपनी के लिए एक असली लायबिलिटी नहीं बनती। ये कुछ व्हाट इफ्स होते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट बन सकते हैं अगर सिचुएशन बीसीसीएल के फायदे में नहीं होता। लेकिन इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज का इतना बड़ा साइज भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कंपनी पे लगभग 1,826 करोड़ रुपीस के पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स हैं। बीसीसीएल मार्केट में एक आईपीओ ला रहा है जो इसके प्राइस बैंड के अपर एंड पे लगभग 1,000 करोड़ रुपीस रेज कर सकता है। यह आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। बीसीसीएल की पेरेंट कंपनी कोल इंडिया अपने शेयर्स ऑफलोड कर रही है और बीसीसीएल को कोई नए फंड्स नहीं मिलेंगे। ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इसके थ्रू कोल इंडिया के सब्सिडीज को लिस्ट करके इन्हें मोनेटाइज किया जाएगा। इससे कोल इंडिया के लिए वैल्यू भी अनलॉक होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। जो इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को देख रहे हैं उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक केस कुछ ऐसा सुनने में लग सकता है। ये देखो, देश का सबसे बड़ा कोकिंग कोल प्रोड्यूसर, इंडिया के स्टील सप्लाई का एक जरूरी प्लेयर जिसका प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, जिसके बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं और जिसे कोकिंग कोल इंपोर्ट करने के पॉलिसी से भी सपोर्ट मिलेगा। बीसीसीएल ने फाइनेंशियल ईयर 24 तक अपना कोकिंग कोल आउटपुट 39.11 मिलियन टन्स तक बढ़ाया था और इसके पास फ्यूचर में माइन करने के लिए अच्छे रिजर्व्स भी हैं। ये 2030 तक अपना आउटपुट लगभग डबल करने का प्लान कर रहे हैं। नए वॉशरीज इंस्टॉल करने का प्लान भी कर रहे हैं और इवन नए इनिशिएटिव्स ट्राई करने वाले हैं, जैसे कोल बेड मिथेन एक्सप्लॉइट करना और पुराने माइंस में सोलर प्रोजेक्ट्स बनाना। थ्योरी में अगर इंडिया स्टील मेकिंग में सेल्फ रिलायंस चाहता है तो बीसीसीएल को फायदा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी काफी अलग हो सकती है।
सबसे बड़ा कोल माइनर होने का कोई फायदा नहीं होता अगर जिस ग्रेड का कोल प्रोड्यूस होता है उसका मार्केट में कोई डिमांड ही ना हो। बीसीसीएल के पास अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग पावर भी नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर उन लोकेशंस में सप्लाई करता है जहां इसे डोमेस्टिक कोल के साथ compete करना पड़ता है। स्टील मेकर्स भी इम्प्योर कोल के लिए प्रीमियम तो पे नहीं करेंगे। काफी हद तक बीसीसीएल का बिजनेस ग्लोबल कोकिंग कोल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक ऑक्शंस में हायर रेट्स मिलते हैं और फाइनेंशियल ईयर 24 की तरह बीसीसीएल के रियलाइजेशंस इंप्रूव होते हैं। लेकिन जब ग्लोबल प्राइसेस कम होते हैं तो कंपनी के रियलाइजेशंस भी कम हो जाते हैं। और कंपनी मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट तो कर रही है, लेकिन इसे दूसरे चैलेंजेस से भी डील करना पड़ रहा है। जैसे झरिया में कोल माइनिंग में जियोलॉजी ट्रिकी है। कोल माइनिंग के कुछ लेयर्स के नीचे आग है और इस एरिया के बहुत सारे रिसोर्सेज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हैं। इन लोकेशंस के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना मुश्किल हो सकता है। एक और बड़ा सवाल ये है कि कोकिंग और थर्मल कोल का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। स्टील कंपनीज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसे टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं जो स्क्रैप स्टील का यूज करते हैं और कोल यूज नहीं करते। ये हाइड्रोजन बेस्ड डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये नए मेथड्स आने वाले 10-20 सालों में ब्लास्ट फर्नेसेस और कोकिंग कोल डिमांड कम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में फिलहाल ब्लास्ट फर्नेसेस बन रहे हैं, मतलब मीडियम टर्म में तो कोकिंग कोल के लिए डिमांड रहेगा। आपको क्या लगता है बीसीसीएल का फ्यूचर कैसा होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।